हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वीडियो। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपने उम्मीद है पहली वीडियो देख ली होगी इनकम टैक्स की। अगर आपने नहीं देखी तो पहले जाके उसको देख लेना। और आज हम दूसरी वीडियो लेकर आए हैं यहाँ पे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज है यार। हाँ, मैंने आपको बोला था इंटरेस्टिंग है, डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आने वाला है इस पूरी वीडियो में, तो एंड तक जरूर देखना। अब देखो, रेजिडेंशियल स्टेटस होता क्या है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि रेजिडेंट और सिटीजन ये दो अलग अलग कंसेप्ट हैं। ठीक है, अब ये आप पूरी अपनी रिसर्च करते रहो यार, सिटीजन क्या है, रेजिडेंट क्या है। बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, हमें इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए देखना होता है कि जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं वो इंडिया के रेजिडेंट है या नहीं है। ठीक है, कि मतलब वो कितने दिन इंडिया में रह रहा है, इसके बेसिस पे हम देखते हैं। ठीक है, अब ये हर एक का अलग अलग होता है। अब मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, पर्सन्स कौन होते हैं, सिर्फ इंसान नहीं होते, कंपनीज वगैरह सब होती हैं इसमें। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, आपकी कंपनी हो गई, पार्टनरशिप, एलएलपी, हर चीज जो है आपकी पर्सन्स में आती है। ठीक है, और हर एक का अलग अलग तरीका होता है ये डिटरमाइन करने का कि उनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होना चाहिए, और इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको कुछ रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बातें बता दूं कि ये एक पहली बात, सिटीजनशिप से अलग चीज है ये, आपको रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है। दूसरी बात, एक इंसान एक टाइम पे एक से ज्यादा कंट्रीज में रेजिडेंट हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। छोटा सा अगर मैं आपको एग्जांपल लेके दूं, इंडिया कहता है कि आपको रेजिडेंट होने के लिए कम से कम 182 दिन यानी 182 डेज रहना है इंडिया में। तो मैं 182 दिन यहाँ पे रह लेता हूँ। मान लो दूसरी कंट्री कहती है 2 महीने, तो मैं वहां पे भी रह लेता हूँ। तो तीसरी कंट्री कहती है 4 महीना, मैं वहां पे रह लेता हूँ। तो इस तरीके से एक साल में मैंने 3 कंट्रीज की रेजिडेंशियल स्टेटस जो है उनका हासिल कर लिया। तो ऐसे आप एक से ज्यादा कंट्री के रेजिडेंट हो सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और रेजिडेंशियल स्टेटस जो है ना आपको हर साल डिटरमाइन करना होता है। जैसे मैंने आपको असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट समझाया था। तो जो प्रीवियस ईयर होता है, जिसका हमें टैक्स, जिसकी इनकम पे हमें टैक्स देखना है, हम सिर्फ उस ईयर की बात करते हैं कि उसमें उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। ठीक है, अगले साल आप इनकम देखोगे, प्रीवियस ईयर चेंज हो जाएगा, आप फिर से डिटरमाइन करोगे कि इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। ठीक है, तो ये होती है रेजिडेंशियल स्टेटस की पूरी गेम। अब रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो रेजिडेंशियल स्टेटस है, अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ की मैं बात करूं, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, तो इनके 3 तरीके के रेजिडेंशियल स्टेटस हो सकते हैं। पहला हो सकता है रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, दूसरा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और तीसरा नॉन रेजिडेंट। लेकिन जो बाकी जितनी चीजें होती हैं जिसमें आपकी कंपनीज वगैरह है, सब कुछ आ गया, उनके से 2 होते हैं, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। अब आपको क्या ये रेजिडेंट तो समझ आया, नॉन रेजिडेंट भी समझ आया, बट ये रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होता है यार। देखो, इसके ना कोई स्पेसिफिक वो नहीं है डेफिनेशन की ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होता है। बट अब ये मान लो जो ज्यादातर इंडिया में रहता है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जो इंडिया के रेजिडेंट है लेकिन बहुत कम रहता है इंडिया, वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो इस तरीके से आप इसको कुछ समझ लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझाता हूँ कि इंडिविजुअल का हम कैसे देखते हैं। तो ये है एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहले आप इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करोगे। ठीक है, कैसे डिवाइड करोगे, या तो ये होगा रेजिडेंट या होगा नॉन रेजिडेंट। अब आप कहोगे वो रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाली बात होगी, वो आएगी, अभी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अब इसके लिए ना हमारे को होती है 2 बेसिक कंडीशन। दो बेसिक कंडीशंस होती हैं जिनको हमें देखना होता है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि वो बंदा रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। अब वो बेसिक कंडीशंस क्या होती हैं ये मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप इतना समझो। ठीक है, अगर मान लेते हैं वो सेटिस्फाई करता है, वो नॉन रेजिडेंट बनता है, तो कहानी यहीं पे खत्म। लेकिन अगर वो रेजिडेंट बनता है तो इसमें हम आगे देखेंगे 2 चीजें, या तो वो होगा ROR या तो वो होगा NOR। ठीक है ना, ये आपको कुछ टर्म्स याद रखनी है। ROR मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, NOR मतलब रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और NR मतलब नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, यहाँ पे हमारे पास है 2 एडिशनल कंडीशंस, 2 एडिशनल कंडीशंस। ठीक है, अब देखो इसके लिए मैं आपको कुछ रूल्स समझा देता हूं कि जो 2 बेसिक कंडीशन है उसमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है अगर, तो वो रेजिडेंट बन जाता है। ठीक है, इसके लिए
एनी वन, अगर कोई भी एक कंडीशन दोनों में से, दो बेसिक कंडीशन में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रेजिडेंट बन जाता है, ठीक है, और नहीं हो पाती है एक भी कंडीशन सेटिस्फाई तो नॉन रेजिडेंट है। लेकिन जो दो एडिशनल कंडीशन है इसका क्या रूल है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वो आरओआर बनेगा। अगर ऐसा होता है कि एक कंडीशन हुई दूसरी नहीं सेटिस्फाई हुई या फिर दोनों ही सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो वो एनओआर बन जाएगा। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, बोथ, ठीक है ना। तो इसको दोनों सेटिस्फाई करना जरूरी है। वो क्या कंडीशंस होती हैं वो सब डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक इसका चार्ट है। अब हम कंडीशंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक कंडीशंस की। बेसिक कंडीशंस क्या होती हैं, पहली है स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। आरपीवाई मतलब रेलेवेंट प्रीवियस ईयर की शॉर्ट फॉर्म आपको देखने को मिलती रहेगी, तो याद रखना। तो अब ये रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है, वही यार जिसका हम देख रहे हैं, जिसका हम असेसमेंट कर रहे हैं। हमारे लिए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है, 2021 से 22, हम उसी की बात कर रहे हैं। उसमें उसका स्टे कम से कम 182 डेज का होना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो दूसरी कंडीशन भी हमारे पास रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज, 60 डेज इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, 60 डेज और मोर यार, ठीक है। एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द आरपीवाई। इसका क्या मतलब है कि आपका जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है उसमें इसके 60 दिन होने चाहिए और उससे पहले के जो 4 साल हैं, इमीडिएटली उसके पहले के जो 4 साल हैं उसका मिला के कम से कम 365 दिन होना चाहिए। इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। या देखो हमने क्या बात करी थी कि हमारे लिए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है 2021 से 22, ये हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अगर मैं पहली कंडीशन की बात करूं तो इसमें उसके होने चाहिए 182 डेज, ठीक है, 182 डेज होने चाहिए पहली कंडीशन के अकॉर्डिंगली। अगर वो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, पहली नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे होने चाहिए उसके 60 डेज, ठीक है। इसमें 2021 से 22 में 60 डेज, और उसके बाद हम ले लेंगे यहाँ पे उसके पहले के 4 साल, यानी एक तो हो गया आपका 20 से 21, 19 से 20, 18 से 19 और 17 से 18। ये जो आपके 4 साल हैं इसमें होना चाहिए 365 दिन, ठीक है। दूसरी कंडीशन ने क्या कहा, 2021 से 22 में 60 दिन और उसके पहले के जो 4 साल हैं यानी 17 से लेके 21 तक, इसमें होना चाहिए 365 दिन, ठीक है। ये कंडीशन कहती है, ये बेसिक कंडीशन है, ठीक है। 2 कंडीशन दे दी मैंने आपको। पहली अगर उसने सेटिस्फाई कर ली रेजिडेंट, नहीं कर पाता है दूसरी कर ले तब भी रेजिडेंट। दोनों में से कोई भी एक, कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही उसकी, देन यू आर नॉन रेजिडेंट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके आगे की बात। अब देखो यार इसमें ना हम कुछ एक्सेप्शंस लेके चलते हैं। एक्सेप्शंस हर चीज में आपने पढ़ी हैं, इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, इसमें क्यों ना हो एक्सेप्शंस। अब कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि जिनमें हम सिर्फ और सिर्फ पहली वाली बेसिक कंडीशन देखते हैं, उन केसेस में दूसरी वाली बेसिक कंडीशन वैलिड नहीं होती। देखना है तो पहली देखो वरना मत देखो। वो ऐसे केसेस क्या है, पहला केस कि ऐसा एक इंडियन सिटीजन है जो इंडिया से बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के पर्पस के लिए, ठीक है। आप इंडियन हो, इंडियन सिटीजन हो, आप इंडिया से बाहर जाते हो, क्यों, क्योंकि आपको एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली है बाहर, ठीक है। अगर आप इस पर्पस से बाहर जा रहे हो देन हम दूसरी कंडीशन देखेंगे ही नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ पहली कंडीशन देखेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि इंडियन जो सिटीजन है वो इंडिया से बाहर जा रहा है एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, इंडियन शिप का जो क्रू है उसका मेंबर वो बना है और उस पर्पस के लिए वो इंडिया से बाहर जा रहा है, उसके लिए भी हम सिर्फ पहली कंडीशन देखेंगे, दूसरी वाली नहीं देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी तीसरी कंडीशन है, तीसरी एक्सेप्शन है, वो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है, देखो यार ये बात ना आपने कई बार न्यूज वगैरह में भी सुनी होगी कि यार इस देश में ना पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ये बन गया, ये बंदा जो ऐसा ऐसा हुआ है इसके साथ, ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। वो होता क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब भले ही वो बंदा कहीं भी पैदा हुआ, बंदा यार मतलब कोई भी जेंडर, यार मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो रहा हूँ यहाँ पे, मेल फीमेल कुछ भी हो, वो कहीं पे भी पैदा हुआ दुनिया की किसी भी कोने में, लेकिन उसके या तो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा होने चाहिए। या तो उसके पेरेंट्स की बात हो गई, मदर फादर, या फिर उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स है, चाहे वो उसके दादा दादी हो चाहे नाना नानी हो, वो इंडिया में पैदा हुए हैं। इसको यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं अनडिवाइडेड इंडिया, जिसको आप अखंड भारत कहते हैं,
उसको इंग्लिश में अनडिवाइडेड इंडिया कह रहे हैं। कि भाई पार्टीशन से पहले तो इंडिया की डेफिनेशन क्या थी, वो पाकिस्तान बांग्लादेश एग्जिस्ट नहीं करता था उस समय उसके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स पैदा हुए हैं ऐसे किसी अनडिवाइडेड इंडिया में, तो वो इंसान क्या कहलाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भले ही वो कहीं भी पैदा हुआ हो, कहीं पे भी रहता हो। अगर ऐसा इंसान है, वो आ रहा है इंडिया, तो उसके लिए हम सिर्फ पहली कंडीशन देखेंगे। अब यार अब ऐसा तो क्यों है कि जो इंसान है, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो हो सकता है हर साल अपने दादा दादी से, अपने रिलेटिव से मिलने आता रहता हो इंडिया। अगर वो हर साल आता है, उसके 4 साल में 365 दिन तो हो ही जाएंगे, है ना। तो आप उसको जबरदस्ती रेजिडेंट थोड़ी बना दोगे, फिर वो आएगा ही नहीं इंडिया, क्यों आएगा। तो इसलिए उसके लिए सिर्फ फर्स्ट कंडीशन रखिए, साल के 182 दिन उसके लिए होने चाहिए। और यहाँ पे एक और यहाँ पे एडिशनल कंडीशन रहती है, नहीं एडिशनल, एक यहाँ पे एक्सेप्शन एक और रहती है, जो विच इज बेस्ड ऑन टोटल इनकम। हाँ, कहाँ दिखाऊं, उसके लिए क्या होता है, अगर उसकी टोटल इनकम इज लेस देन और इक्वल टू 15 लाख, यहां पे मैं इनकम की बात कर रहा हूं। अब ये इनकम कौन सी है, ये चीज आपको याद रखनी है। दिस इज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम नहीं लेनी है हमें, ठीक है। उसके अलावा जो भी इनकम है, अगर इट इज लेस देन और इक्वल टू 15 lakhs। दूसरा केस, इफ इट इज मोर देन 15 lakhs। तो इस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे ये चीजें थोड़ी समझने की है कि जो पहला केस हमसे ये कहता है कि अगर उसकी इनकम 15 लाख से कम है, हम उसको छोड़ देंगे। अगर 15 लाख से ज्यादा है तो हम उसको पकड़ लेंगे। पकड़ना कैसे समझाता हूँ, ठीक है। अभी ये दिख नहीं रहा, मतलब आपको मुझे यहाँ पे लिखा है मोर देन 15 lakhs, दिस इज लेस देन इक्वल टू 15 lakhs। इसमें क्या करते हैं अब हम कि मान लो उसकी जो मान लेते हैं कि उसकी इनकम जो है 15 लाख से ज्यादा है, ठीक है। वो एक इंडिया का सिटीजन है और किसी रीजन की वजह से, अपने रेजिडेंशियल स्टेटस के रीजन की वजह से, वो किसी भी कंट्री में, दुनिया की किसी भी जगह पे, ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स। ऐसा हो सकता है हर जगह की, अगर आप वो कर लो, रेजिडेंट नहीं बन पाते हो किसी भी जगह का, तो आप कहीं पे भी टैक्स के लिए लायबल नहीं होगे। तो हम उसे क्या कहेंगे, आजा बेटा तू हमारे अंदर आजा, इंडिया का सिटीजन है, तो तेरी इनकम भी 15 लाख से ज्यादा है, तेरे को तो हम पकड़ ही लेंगे, ठीक है। तो आप उसको कहोगे तुम यहाँ पे टैक्स दो, देन यू आर डीम्ड टू बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा केस है कि इंडियन सिटीजन है या फिर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, ठीक है। वो इंडिया आता भी है रहने के लिए। अब कब आता है, मिनिमम उसके लिए 120 दिन हम रखते हैं, ठीक है। हमने कितना रखा उसके लिए, 120 दिन, अप टू 182 डेज, 120 से 182 दिन के बीच में अगर वो यहाँ पे आके रहता है और पिछले 4 सालों में उसका स्टे है 365 डेज का, देन उसको हम पकड़ लेंगे, आजा भाई तू यहाँ पे ही टैक्स भरेगा, ठीक है। तो ये इस कुछ आपकी एक्सेप्शंस हो जाती है जिनको हमें डिस्कस करना था। अभी मैं आपके साथ कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ कि हर साल, वही जैसे मैंने आपको बताया, हर साल आपको डिटरमाइन करना होता है रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि जैसे मैंने बोला कि 182 डेज, मैंने बोला 60 डेज, मैंने बोला 365 डेज, मैंने बोला 120 डेज। जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूअस स्टे हो, टुकड़ों में भी हो सकता है। पहले आया 25 दिन रह गया, फिर दूसरी बार आया 35 दिन रह गया, फिर आया 40 दिन रह गया, आप सब ऐड कर दोगे। कंटिन्यूअस स्टे की कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरी बात, वो देश के किस कोने में रहता है कोई मतलब नहीं है, वो देश में क्या करने आया है इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। और एक बात ध्यान रखनी है कि जिस दिन वो इंडिया आ रहा है आप उस दिन को काउंट करोगे, और जिस दिन वो इंडिया से जा रहा है आप उस दिन को भी काउंट करोगे एज स्टे इन इंडिया, ठीक है ना। तो हमने लपेट लिया उसको, भाई तू आज आया ना इंडिया में, तेरा ये दिन भी काउंट होगा, और तू आज छोड़ के जा रहा है तो तेरा आज का दिन भी काउंट होगा। जब बहुत हम हायर लेवल पे करते हो इसको ना, तो हम आवर्स के हिसाब से देखते हैं कितने घंटे उसने इंडिया में बिताए हैं, और उसको हम फिर जब वो 24 आवर्स हो जाएगा फिर उसको डे मानेंगे। वो बहुत आगे की बात है। फिलहाल के लिए आपके लेवल पे क्या है, जिस दिन आया है वो भी ले लो और जिस दिन जा रहा है वो भी ले लो, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके पॉइंट्स, ओके। और वही है बातें, घूम फिर के बातें यहीं पे बचती हैं हमारे पास। अब एक पॉइंट आता है डीम्ड टू बी रेजिडेंट। जब उसको कहेंगे, जबरदस्ती कहेंगे भाई तू यहाँ का रेजिडेंट है। अब ऐसा कब होता है डीम्ड टू बी रेजिडेंट, कि अगर वो एक इंडियन सिटीजन है, उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, ठीक है, और वो किसी देश में टैक्स देने के लायबल नहीं है। दूसरा केस, इनकम 15 लाख से ज्यादा, 120 दिन से 182 दिन के बीच में रहता है, और या अपना
कहीं पे वो लाइबल नहीं है, और यही सब 365 दिन, ये वाली कंडीशन 365 दिन में 4 सालों वाली, तो उसको तब हम जबरदस्ती कहेंगे यस यू आर डीम्ड टू बी अ रेजिडेंट इन इंडिया, तो फिर उसको टैक्स यहीं पे आके देना पड़ेगा, ये बात आ जाती है। ठीक है, अब कुछ एडिशनल कंडीशंस हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब बात आती है एडिशनल कंडीशंस की। क्या है एडिशनल कंडीशंस? अब देखो, उसके लिए हम क्या यहाँ पे कहते हैं कि पहली है बात कि वो रेजिडेंट है इन 2 प्रीवियस ईयर्स आउट ऑफ 10, मतलब पहले के जो 10 प्रीवियस ईयर्स हैं, जो हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है वो तो है ही, उसके पहले के जो 10 साल हैं उसके अंदर उसका रेजिडेंशियल स्टेटस किन्हीं 2 सालों में रेजिडेंट होना चाहिए। ये है पहली बात, समझ गए? मतलब कि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर तो ठीक है, उससे पहले के जो 10 साल हैं उनमें किन्हीं 2 सालों में, कोई भी 2 साल उनमें कम से कम 2, ठीक है, उनमें उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होना चाहिए? रेजिडेंट, ठीक है। और उससे पहले के जो 7 प्रीवियस ईयर है, यानी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर और उससे पहले के 7 जो ईयर्स हैं उसमें उसका स्टे 730 डेज का होना चाहिए इंडिया में, 730 डेज और मोर, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारी क्या बात हो गई, एक तो हमने देख लिया 21 से 22 का रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है, और इससे पहले के जो आपके 10 साल हैं, तो इससे पहले के 10 साल कौन से जाएंगे? एक 20 से 21 तक, जो आपके शुरू होंगे 11 से 12, ये क्या लिख रहा हूँ, 11 से 12, ठीक है, 11 से 12, 12 से 13 करते करते ये आपके 10 साल है, इसमें से उनके किसी 2 सालों में रेजिडेंशियल स्टेटस होना चाहिए रेजिडेंट, और जो 7 साल है जो समथिंग यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, उसमें उसका 730 डेज का स्टे होना चाहिए। वही बात फिर से रिपीट करूंगा, कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं है, कुल मिला के होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 एडिशनल कंडीशन, ठीक है। आपको रिवाइज करा दूं, एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाई करना जरूरी है आरओआर बनने के लिए। अगर दोनों करता है बहुत बढ़िया बात है, उसे आरओआर कहेंगे। अगर वो एक करता है और दूसरी नहीं करता है तो उनसे कहेंगे एनओआर। दोनों ही नहीं करता तो कहेंगे तब भी तू एनओआर ही है, ठीक है। तो ये हो गई यार हमारी इंडिविजुअल की बातें। अब यार हम यहाँ पे ना आगे बढ़ के बात करते हैं थोड़ा सा एचयूएफ के बारे में, ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का क्या रहता है यहाँ पे समझाता हूँ आपको इसके बारे में। इसको मैं कर देता हूँ एचयूएफ लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म, आप याद रखना। आपने पढ़ी भी है ना यार, देखो 11th में आपने पढ़ा होगा एचयूएफ, डेफिनेटली पढ़ा होगा। और पढ़ा तो वैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी होगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ओह सॉरी, ऑनलाइन एग्जाम्स कोई नहीं, 11th में तो पढ़ा है ना, इतना ही याद होना चाहिए आपको। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए बेसिक तो आपको यही रहता है, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, ठीक है। इसका लिए क्या करते हैं हम, क्या इसमें 2 बेसिक कंडीशन है? नहीं, इसके लिए हमारे पास 2 बेसिक कंडीशंस नहीं है। इसके लिए हम देखते हैं कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अब यह एक बिजनेस है ना ये, तो इसको कंट्रोल भी किया जाएगा, मैनेज भी किया जाएगा। वो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां से किया जा रहा है? अगर इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज पार्टली और होली फ्रॉम इंडिया, ठीक है, देन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट। मतलब कि यार बिजनेस को संभाला कहां से जा रहा है, एचयूएफ को अगर थोड़ा बहुत या पूरे तरीके से इंडिया में ही संभाला जा रहा है, इंडिया से ही संभाला जा रहा है, देन उसको हम कहेंगे रेजिडेंट। अगर बाहर से संभाला जा रहा है तो उसे कहेंगे नॉट रेजिडेंट, ठीक है। तो ये हो गई बेसिक कंडीशन, ठीक है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया का है तो रेजिडेंट, बाहर का है तो नॉन रेजिडेंट। अब यहाँ पे देखते हैं हम आरओआर और एनओआर। इसके लिए हमारे पास वही है 2 एडिशनल कंडीशंस, बट एक छोटा सा ट्विस्ट है। एडिशनल कंडीशन किसके लिए होनी चाहिए? क्या पूरे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए? भाई फैमिली में तो यार बहुत लोग होते हैं, 4-5 भी हो सकते हैं, 8-10 भी हो सकते हैं। क्या सबका रेजिडेंशियल स्टेटस देखोगे? है नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो क्या करोगे? बहुत सिंपल है। आपको याद होगा कि हेड ऑफ द बिजनेस कौन होता है? कर्ता। कर्ता इज द हेड ऑफ द बिजनेस। तो these conditions are valid for कर्ता। तो जो 2 एडिशनल कंडीशंस हमने पढ़ी, यही वाली these are valid for कर्ता। कर्ता के हिसाब से हम देखेंगे कि वो कहाँ रहता है, उसने क्या किया है, एंड देन वी विल डिसाइड कि भाई तुम आरओआर रहोगे या एनओआर रहोगे, ठीक है ना। तो ये बात हो गई हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो,
ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके बाद कंपनी की, इसको रिप्लेस कर देते हैं कंपनी। कंपनी में क्या होगा, कंपनी में हम नहीं देखते कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंपनी सबसे पहली बात तो ये है, नहीं मेरे को ये पूरा ही एक बार मिटाना पड़ेगा, समझो इसको अच्छे से समझते हैं। कंपनी या तो भाई बात तो वही है, मैंने आपको क्या कहा था कि जो इंडिविजुअल है और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसके लिए 3 होते हैं, ROR, NOR और NR। लेकिन कंपनी के लिए तो 2 ही होते हैं, रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट। तो रेजिडेंट वो कब कहलाएगी कंपनी, अगर वो एक इंडियन कंपनी है तो। ये भी नहीं चलेगा, पूरा ही मिटाना था मेरे को। चलो, अगर एक इंडियन कंपनी है तो वो हो जाएगी रेजिडेंट। ठीक है, लेकिन अगर वो एक फॉरेन कंपनी है, अगर वो एक फॉरेन कंपनी है तो क्या होगा, आप कहोगे नॉन रेजिडेंट। नहीं यार, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इतनी आसानी से उसको हम नॉन रेजिडेंट नहीं बना देंगे। हम यहाँ पे उसके लिए 2 डिवीजन करेंगे कि अगर यहाँ पे हम देखेंगे उसका क्या, टर्नओवर। अगर टर्नओवर इज लेस देन, नहीं ये तो ग्रेटर देन का साइन होता है, टर्नओवर इज लेस देन इक्वल टू 50 करोड़ या फिर टर्नओवर इज ग्रेटर देन 50 करोड़। अगर उसका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम है, कहेंगे बेचारी छोटी सी कंपनी, यू आर अ नॉन रेजिडेंट, you enjoy the status of non-resident, you are not liable to pay tax in India. But if its turnover is greater than 50 करोड़, हम फिर से 2 डिवीजन करेंगे। नहीं, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी ना बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाऊंगा। इसमें आपको क्या करना है कि अगर यहाँ पे हम देखते हैं पोयम, क्या कविता सुनवानी है क्या? नहीं, पोयम यानी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, कहां से मैनेज किया जा रहा है उस कंपनी को, ये देखता है। अगर वो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है तो कहेंगे भाई यू आर अ नॉन रेजिडेंट। बट अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया है तो आजा तू बन जा रेजिडेंट। ठीक है, समझ रहे हो? ये चार्ट को समझने की कोशिश करो। कंपनी या तो इंडियन होगी या तो फॉरेन होगी, ये 2 ही कैटेगरी होती है। ठीक है, कंपनी या तो इंडियन है या फॉरेन है। इंडियन कंपनी है, सीधी सीधी बात, तो है हमारी रेजिडेंट। फॉरेन कंपनी है, अगर उसकी टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम है, नॉन रेजिडेंट तू जा। 50 करोड़ से ज्यादा है और उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया के बाहर है, तू भी जा। प्लेस ऑफ मैनेजमेंट इंडिया के अंदर है तो रेजिडेंट है। कंपनी को रेजिडेंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर इंडियन कंपनी है यू आर ए रेजिडेंट। बट दूसरा इस केस की अगर मैं बात करूं, if a company is a foreign company with turnover more than 50 crore and place of effective management in India, then it is a resident of India। बहुत सिंपल बात है यार, इंडियन कंपनी तो है ही है रेजिडेंट। फॉरेन कंपनी के लिए 50 करोड़ से ऊपर चाहिए टर्नओवर और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया चाहिए, ये 2 चीजें हैं, तो हम उसको कहेंगे देन यू आर अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये होता है एक कंपनी के रिलेटेड कि अगर आपको कंपनी की बात करनी है तो उसमें आपको क्या रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आखिरी कैटेगरी बचती है हमारे पास, वो है अदर। जो बाकी के जितने भी बचते हैं उन सब के लिए एक ही हमारे पास क्लासिफिकेशन है, या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, है ना। ROR NOR की तो बात ही नहीं है उसमें कुछ। अब क्योंकि ये कंपनी नहीं है तो ऐसा मैंने ये हटा दिया, ये पूरा ही हटाना है। ठीक है, अदर के लिए क्या है, आपको HUF वाला याद है? HUF वाला रिवाइज करो। हमने क्या देखा था? HUF में हमने कहा था कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इफ इन इंडिया, congrats, you are a resident. If outside India,
कांग्रेट्स यू आर नॉट रेजिडेंट। ठीक है, बहुत सिंपल है इसके लिए। यहाँ पे हमने क्या किया, अगर एक जो भी बाकी कैटेगरी में आते हैं उनका क्लासिफिकेशन कंट्रोल और मैनेजमेंट के हिसाब से, अगर इंडिया का है तो रेजिडेंट, आउटसाइड इंडिया नॉन रेजिडेंट, खत्म, सीधी बात। और क्योंकि इसको एचयूएफ के साथ भी नहीं कंबाइन किया, थोड़ा सा चूक गए यार आप। रेजिडेंट के नीचे हमने उसको दो और क्लासिफिकेशन किए थे, आरओआर और एनओआर। बाकियों के लिए ये चीज नहीं होती है, बाकी में सिर्फ रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, साफ सीधी बात। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे चारों टाइप्स का क्लासिफिकेशन। फोटो ले लो। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। मैं इनकम अगला टॉपिक शुरू करने की सोच रहा था, लेकिन हम उसको अगली वीडियो में कवर करते हैं। अगली वीडियो में लाऊंगा जिसमें हम इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे। भैया मैं जब इंडियन इनकम है, फॉरेन इनकम है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस से क्या लेना देना, सारी चीजें जो भी हम इनकम से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने रेजिडेंशियल स्टेटस जो है एक बड़ा सा टॉपिक हमने पूरा कर लिया है। कितना आपको इंटरेस्टिंग लगा ये मेरे को जरूर बताना। मैं आपको सारी चीजें से फ्लो चार्ट में समझाई है, जो बुक में आपको कोई फ्लो चार्ट नहीं मिलेगा, और मैंने आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाई है। उम्मीद है ये चीज आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज अगर ऐसा है तो लाइक कर दो, मुझे नीचे कमेंट करके अपने सारी दिल की बातें बता दो, और ऐसी मस्त इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। फायदा सबका होना चाहिए। बाकी मैं तो अपनी अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू।